है। बढ़ रही वैश्विक मांगों को कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं। मैं 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने, 2 प्रमाणन परिवेश के उच्च मानकों के लिए आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने और अधिक कुशल कार्मिक उपलब्ध कराने। तीसरा, पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के उन्नयन का प्रस्ताव करती हूँ। पशुपालन। पशुधन कृषि आय के लगभग 16% का योगदान देता है, जिसमें गरीब और सीमांत परिवार भी शामिल है। पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या को 20,000 से अधिक करके उनकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए मैं निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञ और पैरा पशु शल्य महाविद्यालय, पशु अस्पताल, नैदानिक प्रयोगशालाओं और प्रजनन सुविधाओं की स्थापना के लिए एक ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। भारतीय और विदेशी संस्थाओं के बीच सहयोग को भी सुविधाजनक बनाया जाएगा। ऑरेंज अर्थव्यवस्था। भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एबीजीसी क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसमें वर्ष 2030 तक 2 मिलियन पेशेवरों की आवश्यकता होगी। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। भारतीय डिजाइन उद्योग का तेजी से विस्तार हो रहा है, फिर भी भारतीय डिजाइनरों की कमी है। मैं भारत के पूर्वी क्षेत्र में डिजाइन शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए चुनौती मार्ग के माध्यम से एक नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करती हूँ। शिक्षा। हमारी सरकार बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास चुनौती मार्ग के माध्यम से 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण करने में राज्यों को सहायता प्रदान करेगी। इन योजनाबद्ध शैक्षणिक जोन में कई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, कौशल केंद्र और आवासीय परिसर होंगे। उच्चतर शिक्षा स्टेम संस्थानों में अध्ययन तथा प्रयोगशाला कार्य हेतु लगने वाला अधिक समय छात्राओं के लिए कुछ चुनौतियां पेश करती हैं। वीजीएफ पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना की जाएगी। गहन अनुभव के माध्यम से खगोल भौतिकी और खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 4 टेलीस्कोप अवस्थापना सुविधाओं, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप और द कॉस्मस 2 प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा आय और स्थानीय अर्थव्यवस्था का विस्तार करने में व्यापक भूमिका निभाने की क्षमता है। मैं मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करते हुए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करती हूँ। यह शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग और सरकार के बीच सेतु के रूप में कार्य करेगा। मैं भारतीय प्रबंधन संस्थान के सहयोग से मानकीकृत हाइब्रिड मोड में 12 सप्ताह के उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों के कौशल उन्नयन हेतु प्रायोगिक योजना का भी प्रस्ताव करती हूँ।
सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाली सभी स्थानों के डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। यह पहल स्थानीय अनुसंधानकर्ताओं, इतिहासकारों, कंटेंट क्रिएटर्स और प्रौद्योगिकी भागीदारों के लिए रोजगार के नए परिवेश का सृजन करेगा। भारत के पास विश्व स्तरीय ट्रैकिंग और हाइकिंग का अनुभव प्रदान करने के लिए क्षमता तथा संभावनाएं हैं। हम निम्नलिखित के लिए सतत परिवेश तंत्र विकसित करेंगे: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर, साथ में पूर्वी घाट में अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पोदिगई मलाई में माउंटेन ट्रेल, ओडिशा, कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में प्रमुख आश्रय स्थलों के पास टर्टल ट्रेल्स और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील के किनारे बर्ड वाचिंग ट्रेल्स। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमने वर्ष 2024 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की थी। इस वर्ष भारत प्रथम ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 95 सदस्य देशों के सरकारों के प्रमुख और मंत्री संरक्षण की सामूहिक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। विरासत और संस्कृति पर्यटन। मैं लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, आदि चन्नालूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव करती हूँ। उत्खनित स्थलों को विशेष वॉकवे के माध्यम से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। संरक्षण प्रयोगशालाओं, व्याख्यान केंद्रों और गाइडों की सहायता के लिए तालीम करने वाली कथानी रूपन कौशल और प्रौद्योगिकी की शुरुआत की जाएगी। खेलकूद। खेलकूद क्षेत्र कई प्रकार के रोजगार, कौशल और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से चल रहे खेलकूद से जुड़ी प्रतिभाओं के सुव्यवस्थित विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले दशक में खेलकूद के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। यह मिशन निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा: प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा समर्थित आधारभूत, माध्यमिक और एलिट स्तरों पर एकीकृत प्रतिभा विकास पाथवे। ख, कोच और सहायक कर्मचारियों का व्यवस्थित तरीके से विकास। ग, खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एकीकरण। घ, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्पर्धा और लीग का आयोजन। और अंग, प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के लिए खेल अवसंरचना का विकास। हमारा तीसरा कर्तव्य विकसित भारत के लिए सबका साथ सबका विकास के हमारे विजन के अनुरूप है। इसके लिए निम्नलिखित के लिए लक्षित प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं: छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए उत्पादकता और उद्यमशीलता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना। ख, आजीविका के अवसर, प्रशिक्षण और उच्च गुणवत्तापूर्ण सहायक उपकरणों तक पहुंच प्रदान करने के माध्यम से दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण। ग, मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कमजोर समूहों का सशक्तिकरण। घ, विकास और रोजगार के अवसरों में तेजी लाकर पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना। मत्स्य पालन। हम निम्नलिखित पहलों की शुरुआत करेंगे: 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के लिए एकीकृत विकास। दूसरा है तटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्य मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना और स्टार्टअप एवं मत्स्य पालक किसान उत्पादक संगठनों सहित महिला प्रेरित समूहों को बाजार से जोड़ना। पशुपालन। ग्रामीण और शहर के आसपास के क्षेत्रों में गुणवत्तापरक रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए हम उद्यमिता विकास में पशुपालन क्षेत्र को निम्नलिखित माध्यमों से सहायता प्रदान करेंगे: क,
ऋण आधारित सब्सिडी कार्यक्रम। ख, पशुधन उद्यमों का संवर्धन और उनका आधुनिकीकरण। ग, पशुधन, डेयरी और मुर्गी पालन के लिए एकीकृत संकेंद्रित मूल्य श्रृंखला का सृजन। और मैं इसको पूरा पढ़ती हूँ। पशुधन उद्यमों का संवर्धन और उनका आधुनिकीकरण, पशुधन, डेयरी और मुर्गी पालन के लिए एकीकृत संकेंद्रित मूल्य श्रृंखला का सृजन, और घ, पशुधन किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करना। उच्च मूल्य वाली कृषि, कृषि उत्पाद में विविधता लाने, उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए हम अपने तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता प्रदान करेंगे। पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों और हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरीदार फलों को भी सहायता प्रदान करेंगे। भारत विश्व में सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। 10 मिलियन किसानों सहित लगभग 30 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए नारियल पर निर्भर हैं। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मैं नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव रखती हूं, ताकि विभिन्न पहलों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, जिसमें नारियल उगाने वाले प्रमुख राज्यों में पुराने और गैर उत्पादक नारियल के पेड़ों के स्थान पर नए सैपलिंग, पौधे, किस्में लगाना शामिल है। भारत को कच्चे काजू और कोको उत्पादन तथा प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बनाने और निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने तथा वर्ष 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में बदलने के लिए भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव किया जाता है। चंदन की लकड़ी भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। भारतीय चंदन लकड़ी के परितंत्र की गरिमा को पुनर्स्थापित करने हेतु इसके विशेष रूप से उत्पादन और कटाई उपरांत प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी। पुराने कम उपज वाले फलों उद्यानों के संरक्षण और पर्वतीय क्षेत्रों में अखरोट, बादाम और खुमानी के अधिक पैदावार को बढ़ाने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को शामिल करके मूल्य वर्धन करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। भारत विस्तार कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए आगामी एकीकृत प्रणाली। मैं भारत विस्तार का प्रस्ताव करती हूं, जो एक बहुभाषीय एआई टूल है और जिसे एआई प्रणाली सहित कृषि संबंधी प्रणालियों के लिए ICAR पैकेज सहित एग्री स्टैक पोर्टल के रूप में एकीकृत किया गया है। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसानों को उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा और अनुकूल परामर्शी सहायता प्रदान करते हुए जोखिम को कम करेगा। ग्रामीण महिला प्रेरित उद्यमों के लिए शी मार्ट लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता से आगे बढ़ते हुए मैं महिलाओं को ऋण आधारित आजीविका से उद्यमों का स्वामी बनाने के लिए अगला कदम उठाने में मदद करने का प्रस्ताव करती हूं। संवर्धित और नवाचार वित्त पोषित लिखतों के माध्यम से क्लस्टर स्तरीय संघों के भीतर सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट के रूप में स्व सहायता उद्यम शी मार्ट स्थापित किए जाएंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण, दिव्यांगजन कौशल योजना, IT, ABGC क्षेत्र, आतिथ्य और खाद्य एवं पेय क्षेत्र कार्य उन्मुखी तथा प्रक्रिया आधारित भूमिका प्रदान करते हैं, जो दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त है। हम प्रत्येक दिव्यांग समूहों के लिए उद्योग संगत और अनुकूल विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मानजनक आजीविका के अवसर सुनिश्चित करेंगे। दिव्यांग सहारा योजना सभी पात्र दिव्यांगजनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों तक समय से पहुंच एक मूलभूत आवश्यकता है। मैं पहला सहायक उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने, अनुसंधान और विकास तथा AI एकीकरण में निवेश के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ALIMCO को सहायता उपलब्ध कराने, दूसरा PM दिव्यासा केंद्रों को मजबूत करने और आधुनिक रिटेल स्टाइल केंद्रों के रूप में सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट की स्थापना में सहायता का प्रस्ताव करती हूं, जहां दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक सहायक उत्पादों को देख, परख और खरीद सकें। मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए हमारी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि। उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है, इसलिए हम निमहांस 2 की स्थापना करेंगे और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नयन भी करेंगे। आपातकालीन स्थिति में परिवारों, विशेष रूप से गरीब और कमजोर लोगों को अप्रत्याशित व्यय का सामना करना पड़ता है। हम 50% जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर केंद्रों की स्थापना करके इन क्षमताओं को सुदृढ़ करेंगे और उन्हें बढ़ाएंगे। पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान। पूर्वोदय में दुर्गापुर में बेहतर संपर्क लोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर के विकास, 5 पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण और 4000 ई-बसों के प्रावधान का प्रस्ताव करती हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध स्थल। पूर्वोत्तर क्षेत्र थेरावड़ा और महायान वज्रयान परंपराओं का सभ्यता संगम है। मैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास हेतु एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। इस स्कीम में मंदिरों और मठों का संरक्षण, तीर्थस्थल भाषांतरण केंद्र, संपर्क एवं तीर्थयात्रियों की सुविधाएं शामिल होंगी। 16वां वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग ने दिनांक 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। संविधान के अनुच्छेद 281 के अंतर्गत दिए गए अध्यादेश के अनुसार सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ यह रिपोर्ट संसद में रखेगी। सरकार ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सत्र की शुरुआत के साथ आप उसकी अनुमति देंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। सरकार ने 41% की दर पर अंतरण के ऊर्ध्व हिस्से को बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। आयोग की सिफारिश के अनुसार मैंने वित्त आयोग अनुदानों के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल हैं। राजकोषीय समीकरण। सरकार सामाजिक आवश्यकताओं पर समझौता किए बिना लगातार हमारी राजकोषीय वचनबद्धताओं को पूरा करती रही है। राजकोषीय प्रबंधन के स्वीकार्य मानकों को पूरा करने के लिए बजट 2025-26 में मैंने संकेत दिया था कि केंद्र सरकार वर्ष 2030-31 तक 50 में, जिसमें ±1% के ऋण से जीडीपी अनुपात तक पहुंचने का लक्ष्य रखेगी। इसके अनुरूप ऋण से जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 56.1% की तुलना में बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी के 55.6% रहने का अनुमान है। गिरता हुआ ऋण से जीडीपी अनुपात धीरे धीरे ब्याज भुगतान पर व्यय को कम करके प्राथमिक क्षेत्र के व्यय के लिए संसाधनों को मुक्त करेगा। ऋण लक्ष्य के लिए एक मुख्य प्रचालनात्मक लिखित राजकोषीय घाटा है। मैं इस गरिमामय सदन को हर्ष के साथ यह सूचित करती हूँ कि मैंने 2025-26 तक जीडीपी के 4.5% से नीचे राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में की गई अपनी वचनबद्धता को पूरा किया है। संशोधित अनुमान 2025-26 में
राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी के 4.4% रहने का अनुमान है, जो 2025-26 के बजट अनुमान के बराबर है। ऋण समेकन की नई राजकोषीय दूरदर्शिता पथ के अनुरूप बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% होने का अनुमान है। संशोधित अनुमान 2025-26 गैर ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 34 लाख करोड़ है, जिसमें से केंद्र की निवल कर प्राप्तियां 26.7 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 49.6 लाख करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 11 लाख करोड़ है। बजट अनुमान 2026-27 वर्ष 2026-27 की आते हुए गैर ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय का अनुमान क्रमशः 36.5 लाख करोड़ और 53.5 लाख करोड़ है। केंद्र की निवल कर प्राप्तियां का अनुमान 28.7 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण हेतु दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारी का अनुमान 11.7 लाख करोड़ है। शेष वित्त पोषण छोटे बचतों और अन्य स्रोतों से आने की संभावना है। सकल बाजार उधारी का अनुमान 17.2 लाख करोड़ है। अब मैं भाग ख की ओर बढ़ती हूं। भाग ख, प्रत्यक्ष कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रत्यक्ष करों पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगी। नया आयकर अधिनियम। जुलाई 2024 में मैंने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। इसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया और आयकर अधिनियम 2025 दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। करदाताओं को स्वयं को अपनी अपेक्षाओं से भली भांति परिचित होने के लिए पर्याप्त समय देते हुए इस सरलीकृत आयकर नियमावली